जिससे वह समाज में अपनी स्वयं की सेवा के साथ साथ समाज के लोगों की भी सेवा कर सके। एक अच्छा सच्चरित नागरिक वही होता है जो अपना और अपनों का सबका ध्यान रखता है कि अगर मेरे फिल्म से आने से किसी को असुविधा हुई तो हम भले उसे कहते हैं कि इस असुविधा के लिए खेद है, जबकि इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है। तो कहा गया है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप दूसरों को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आपके इसी कड़ी में पाठ्यसागामी क्रियाओं में दो चीजें और हैं, एक तो एनसीसी है और दूसरा रोवर सरेंजर है। क्योंकि दोनों के प्रभारी अभी उपस्थित नहीं हैं, आगामी सत्र में आ जाते हैं तो उससे भी विस्तृत चर्चा होगी। इन तीनों में से किस उसके अनुशासन से होती है, उसके विद्यार्थियों से होती है, और विद्यार्थियों के सच्चरित विद्यार्थियों से ही हम शिक्षकों की भी पहचान होती है। कहीं किसी संस्था की पहचान इमारत चौथे नंबर पे आती है, क्योंकि इमारत जिस स्वरूप में है वो वैसे का लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन इसका नाम, इसकी पहचान जो आगे बढ़ाता है सबसे पहले वह आप हैं। आपके अंदर महाविद्यालय अनुशासन व्यवस्था को स्थापित करने का मूल दायित्व चीफ प्राक्टर महोदय पर है। हमारे बीच डॉक्टर राजेश सिंह जी उपस्थित हैं जो मुख्य अनुशासका की भूमिका में है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आए और महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था, महाविद्यालय के निर्धारित परिधान आदि से हम सभी नवागत विद्यार्थियों को अवगत कराने का कष्ट करें। मुख्य चीफ प्राक्टर महोदय। महाविद्यालय में आपको बताने कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपके परिधान और आपका अनुशासन अपने आप में परिभाषित हो रहा है। इसी क्रम में अग्रिम सूचनाओं के संबंध में हमारे बीच हमारी प्रमोशन को लेकर के, हमारी प्रोग्रेस को लेकर के काफी चिंता रहती है। जैसे आपके पास अभी विद्या रूपी धन होगा और उस धन को कहां सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं। हमें उन बैंकों के पास नहीं जाना होगा, बल्कि एनईपी में एक नई बैंक की व्यवस्था की गई है जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और शार्ट में अबेकस कहा जाता है। तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बीच इस दायित्व का निर्वहन कर रहे डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी, प्राध्यापक हिंदी विभाग, उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने नवागत विद्यार्थियों को अबेकस में पंजीकरण और उस पे अपनी परफॉर्मेंस को सुव्यवस्थित या सेविंग करने के तरीकों से अवगत कराने का कष्ट करें। श्री रमेश जी। बच्चों, हम सभी लगभग फोन से परिचित हैं, उसका प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लोग के क्रम में पाठ्यसागामी क्रियाओं में एनसीसी के प्रभारी कैप्टन एसपी सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके विधान में बहुत कुछ न बताते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि अपने विधायक स्वयं करते। एसपी सिंह जी। प्रिंसिपल सर, उसके उपरांत आइए हम फिर से एक बार पुनः मुख्य धारा में जुड़ते हैं, क्योंकि मुख्य धारा आपकी नीति है। एक नया व्यवहार 2020 से व्यवहार प्रकाश में आया है और हम सभी अभी तक उसको सीख रहे हैं। उसी सीखने की कड़ी में आपके पास विषयों का एक अच्छा समूह मिल गया।
कि आपके कोर पेपर क्या हैं, ऑप्शनल पेपर क्या हैं, स्किल के पेपर कौन कौन से हैं, पाठ सारगामी प्रश्न पत्र क्या है, वोकेशनल क्या है। ऐसे समस्त विधाओं की जानकारी के लिए हमारे बीच महाविद्यालय के प्राचार्य जी नीति पे हम सबकी जिज्ञासाओं को अपने ज्ञान से संतृप्त करेंगे। मैं प्राचार्य से आग्रह करता हूँ कि आए और ये नीति की विशिष्टताओं को जहाँ जिनका हम प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करेंगे उसके बारे में विचार करें। प्राचार्य धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी, संचालक इस दीक्षा आरंभ कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वान साथी, सामने बैठे प्राध्यापकगण, प्राध्यापिका बहन, प्रिय छात्र और छात्राओं, सबसे पहले आप सबका इस महाविद्यालय परिसर में स्वागत है। हालांकि हम लोग 17 जुलाई से कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया। वैसे भी सत्र आरंभ के समय नए छात्रों से मुखातिब होना, उन्हें महाविद्यालय परिवार के संस्कार में शामिल करना, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी का अपना एक संस्कार है, उसकी अपनी एक जीवन पद्धति है, उसका अपना एक जीने का तरीका है। निश्चित रूप से वह सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सही हो वो हर जगह सही है। सही हमेशा सार्वभौम नहीं होता है, वह समय, देश काल, परिस्थिति के अनुरूप ही सही होता है और गलत होता है। तो महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, आपको अपने प्राध्यापकों के बीच कितना आप सहज महसूस करें, उनके बारे में आप कैसे जानें, कैसे आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानें, सुविधाओं के बारे में जानें, अपने अध्ययन के लिए आवश्यक रिसोर्सेज के बारे में जानें, और आपको क्या करना है, क्या क्या आपके लिए स्कोप है, इन सब के बारे में कक्षा प्रारंभ होने के पहले बहुत विस्तार से आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से ही इंडक्शन प्रोग्राम या यह दीक्षा प्रारंभ का जो कार्यक्रम है, यह आयोजित करने की परंपरा शुरू से रही है। ऐसा नहीं कि कोई नया कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमारे साथियों ने आपको बहुत विस्तार से बताया है। ये सही है कि किसी भी स्थान पर अगर सबसे अधिक रोल किसी भी बात का है तो वह अनुशासन का है। हमारे मुख्य अनुशासिका ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और मैं तो कहूँगा कि आपके स्तर पर उतर करके उन्होंने बहुत सामान्य भाषा में अनुशासन की उतनी बड़ी बात कह दी, शायद उससे किसी भी तरह से उससे बड़ी बात अब नहीं कही जा सकती है। एक बार अगर आप कोई भी कदम उठाने के पहले पीछे मुड़कर देख लें, अपने घर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी ही नहीं बल्कि धरती का कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करे। हम सोच कर नहीं करते, इसलिए गलत कर जाते हैं। अगर हम सोच कर कोई काम करें तो निश्चित रूप से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि कोई देखे चाहे न देखे, हम खुद तो देखते ही रहते हैं कि गलत है कि सही है। तो अनुशासन पर आपने बहुत विस्तार से सुना, बाकी बहुत सारी सुविधाओं के बारे में आपने सुना। हमसे कहा गया कि हम आपको एनईपी पर बताएं। अब धीरे धीरे 2020 में एनईपी लागू हुई और एनईपी के बारे में भी अब आप काम भर का जान चुके हैं। बहुत बेसिक बात आपको बहुत संक्षेप में हम सूत्र की तरह बताएंगे कि एनईपी में जो परिवर्तन हुआ वह मुख्य रूप से सिर्फ इतना है
कि पहले हम लोग वर्ष में एक बार परीक्षा देते थे, अब हमारा मूल्यांकन सतत हो गया, जिसमें हम आंतरिक मूल्यांकन भी हमारा होता है और सेमेस्टर के माध्यम से अब हम वर्ष में 2 बार परीक्षाएं देते हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई। पहले बहुत निश्चित था कि आप यही पढ़ेंगे और यह नहीं पढ़ेंगे, अब यह बाध्यता भी समाप्त हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी आपको फ्रीडम है कि अब आप निर्धारण के हिसाब से नहीं, अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ सकते हैं। 3 विषय आपको पढ़ने हैं जिनको आप मेजर कहते हैं। समझने की सुविधा के लिए आप यह मानकर चलिए कि ये 3 विषय आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं, लेकिन वो 3 कोई भी हो सकते हैं, किसी भी फैकल्टी का हो सकता है, वह विज्ञान का हो सकता है, वह सामाजिक और मानविकी का हो सकता है, वह भाषा का हो सकता है, वह कला का हो सकता है। जिस भी फील्ड का आप चाहें 3 विषय मुख्य रूप से ले सकते हैं। 2 विषय आप जिस फील्ड का लेंगे, जैसे आपने 2 विज्ञान का ले लिया, मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया और एक भूगोल ले लिया, तो आपको 2 विषय जहाँ से लिए रहेंगे आपकी डिग्री उसी संकाय की मिलेगी, यानी आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। अगर आपने 2 विषय आर्ट्स का ले लिया, मान लीजिए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, और आपका एक मन है केमिस्ट्री पढ़ने का, आपने केमिस्ट्री ले लिया तो आपको डिग्री आर्ट्स की मिलेगी। तो 3 विषय तो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं, किस फैकल्टी के होंगे आपको तय करना है। अगर आपने तीनों एक ही फैकल्टी का ले लिया, जैसे आप आर्ट्स में हैं, आपने समाजशास्त्र ले लिया, भूगोल ले लिया और आपने राजनीति शास्त्र ले लिया, ऐसा आप कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है। लेकिन तब आपको करना ये पड़ेगा कि ये 3 अनिवार्य के साथ आपको दोनों सेमेस्टर में मिला करके, जैसे आप BA1 के फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर हैं, दोनों मिला करके आपको एक माइनर यानी एक वैकल्पिक विषय भी पढ़ना है। अब यह वैकल्पिक विषय अनिवार्य रूप से दूसरे किसी संकाय का होगा। अगर आपने केवल मानविकी या समाज विज्ञान के ही 3 विषय ले लिए हैं, तो अब माइनर वाला विषय किससे पढ़ेंगे आप? चाहे आप भाषा से पढ़ें, चाहे आप विज्ञान से पढ़ें, चाहे आप वाणिज्य से पढ़ें, चाहे आप ललित कला से पढ़ें, लेकिन वह अलग संकाय का होगा। तो ऐसे समझें कि आप 3 अनिवार्य विषय पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और एक तीसरा जो विकल्प चौथा पढ़ना है, माइनर जिसको आप कहते हैं, वह 2 सेमेस्टर में कभी भी पढ़ना है। आप फर्स्ट में भी पढ़ सकते हैं और सेकंड में। सामान्यतः हम लोग यहाँ ऐसा किए थे शुरू में 1-2 साल, जब तक कि नई शिक्षा नीति समझ में आ रही थी कि पहले सेमेस्टर बच्चे नए रहते हैं, गलती कर सकते हैं, तो माइनर सेकेंड सेमेस्टर में सबको अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप काफ़ी बुद्धिमान हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ें, आपकी इच्छा पर है, लेकिन वहाँ आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भर दिया है परीक्षा में, तो आपने क्या लिया है माइनर, वह लेने के पहले अपना टाइम टेबल देख लीजिए कि हमारे 3 विषय के टाइम टेबल से कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस क्लास में वो चल रहा है उसी में चलेगा। आपको वहीं जाकर बैठ करके उसे पढ़ना पड़ेगा और उसी के साथ उसकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो यह सचेत रहना आपका दायित्व है कि आपको अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार उस विषय का चुनाव करें और परीक्षा में आप अनिवार्य रूप से शामिल होकर परीक्षा दें, अन्यथा छूट जाएगी परीक्षा आपकी और आप सफर कर जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि सब लोग सेकेंड सेमेस्टर में भरें, इस बार भी आप भर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप उसको ध्यान से भर करके और परीक्षा देंगे। इसके अलावा आपने देखा कि क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया है, यानी अब आप एक निश्चित निर्धारित क्रेडिट है उतना आपको हर हाल में पूरा करना है। क्रेडिट का संबंध मुख्य रूप से प्रतिदिन चलने वाली कक्षा से है। अगर 1 क्रेडिट का कोई कोर्स है, इसका मतलब सप्ताह में 1 दिन पढ़ाया जाएगा। 2 क्रेडिट का कोर्स है तो सप्ताह में 2 दिन पढ़ाया जाएगा। 3 क्रेडिट का कोर्स है तो 3 दिन, और अगर 6 क्रेडिट मैक्सिमम का कोई कोर्स है तो उसे 6 दिन लगातार नियमित रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्रेडिट का मतलब सिर्फ इतना ही, आपने 6 दिन पढ़ लिया, आपने इंटरनल परीक्षा दे दी, आपने मिड टर्म दे दिया,
आप मुख्य परीक्षा में बैठ गए, आपका रिजल्ट आ गया, आपकी अटेंडेंस पूरी है, आपका 6 क्रेडिट आपको मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह क्रेडिट जो आप स्टोर कर रहे हैं हर क्लास में, यह क्रेडिट आपका अब रहेगा कहाँ? क्योंकि यह भी सुविधा है कि आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ करके पढ़ाई छोड़ दीजिए 2-4 साल 5 साल, आपका मन नहीं करता है तो, अब फिर 5 साल के बाद आके सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लीजिए। यह भी सुविधा है कि आप श्री रामों में पढ़ रहे थे, जाकर के तमिलनाडु में एडमिशन ले लीजिए। तो अब तमिलनाडु जब आप जाएंगे तो आपका यह फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट तमिलनाडु कैसे जाएगा? जाना चाहिए ना सेकेंड सेमेस्टर जुड़ने के लिए। तो वह अबेकस का रजिस्ट्रेशन आपके अबेकस पर आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट स्टोर रहेगा, और आपका जो केयर टेकर है, रमेश जी जैसे देखते हैं, तो रमेश जी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट तमिलनाडु भेज दीजिए। जैसे पैसा बैंक से आप तुरंत भेज देते हैं ना खाते में, वैसे ही ये तुरंत आपका क्रेडिट क्या करेंगे? तमिलनाडु ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इतनी सुविधा तब आप कोई काम कर पाएंगे जब आप बहुत व्यवस्थित अपना अकाउंट मेंटेन किए रहेंगे। अगर आपके बैंक के अकाउंट की KYC फेल हो गई हो तब पैसा ट्रांसफ़र होगा? इसका मतलब कि खाता अपडेट रहना चाहिए। उसी तरह आपके एकेडमिक बैंक का क्रेडिट का खाता भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए हमेशा, तभी वो ट्रांसफ़र हो पाएगा। आप केवल रिक्वेस्ट करेंगे, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ये पावर आपके पास नहीं है। नहीं तो आप अपने से भर लेंगे कि हम तो 500 क्रेडिट पाए हुए हैं। वो भरने का काम रमेश जी करेंगे, संस्था वेरीफाई करेगी, ट्रांसफ़र रमेश जी करेंगे, संस्था वेरीफाई करेगी। आप केवल रिक्वेस्ट डालेंगे कि सर हमारा क्रेडिट फला जगह आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्रेडिट हो गया, सेमेस्टर हो गया, चॉइस बेस्ड सिस्टम हो गया, कंटिन्यूअस असेसमेंट हो गया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी उपस्थिति है। अब आप एडमिशन लेकर बम्बई नहीं जा सकते, जैसा आप चले जाते थे पहले, एडमिशन लिए बम्बई चले गए, एडमिशन इम्तहान देने चले आए। अब आपकी रोज़ की उपस्थिति अनिवार्य है। और अच्छी बात यह है कि आपके विद्यालय का पूरा सिस्टम आज की डेट में ऑनलाइन है। आपका एडमिशन, आपकी लाइब्रेरी, आपकी अटेंडेंस, आपका कैरेक्टर, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिटी कार्ड, यह सब एक क्लिक में निकलता है। किताब लाइब्रेरी से आपने लिया है तो कितना दिन हो गया, जमा किया कि नहीं जमा किया, आपका पूरा डिटेल सब कुछ ऑनलाइन है। फीस का आपका डिटेल, जितना भी इस कैंपस की क्रियाविधि है, हॉस्टल के विद्यार्थी हैं या आप डे स्कॉलर्स हैं, उसका रिकॉर्ड सब ऑनलाइन है। और आसानी से कहें तो मेरे मोबाइल में आपका क्लासरूम पूरी तरह से वो CCTV से लैस है, वो मेरे मोबाइल में। तो मैं कहीं भी बैठा हूँ तो आप समझिए मैं आप ही के साथ, मैं आपको ही देख रहा हूँ। आप अपनी कक्षा में भी बदमाशी करते हैं तो वो मेरे मोबाइल में दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है और आपसे बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि मुझे आपके विद्यालय में आए लगभग करीब 2 साल होने जा रहा है। और मैं यह नहीं कह सकता कि एक भी विद्यार्थी मुझे मिला हो जिसके लिए मेरे मन में आया हो कि इसे दंड दिया जाना चाहिए। ये आपका बड़प्पन है। और जैसा अभी राजेश जी ने कहा कि आपके विद्यालय में अनुशासन की परंपरा है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि आपके विद्यालय में बड़ी मजबूत अनुशासन की परंपरा है और आप स्वयं अनुशासन में रहते हैं। थोड़ी बहुत बदमाशी में आपको मान कर चलता हूं कि आप करेंगे ही, क्योंकि अगर विद्यार्थी बदमाशी न करे तो विद्यार्थी थोड़ा बहुत तो करना ही। तो वहाँ तो मैं आपको क्षमा ही कर देता हूँ, वो हमें गलती मानता ही नहीं हूँ कि आपने गलत की है। तो बहुत अच्छा आपका अनुशासन है, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई है, आपके अध्यापक बहुत ही जान से मेहनत करते हैं, सब आपके साथ लगे रहते हैं। आप जितना अच्छा करना चाहें करने का आपको अवसर विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात, पूरे कैंपस में कैंपस की जान, कैंपस का आधार, कैंपस की रीढ़ आपकी लाइब्रेरी होती है। और वह लाइब्रेरी आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है, अभी आपको बताया अविनाश जी ने कि आप इनफ्लिप नेट यन लिस्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
इस पर दुनिया की 6 लाख से ज़्यादा किताबें और 6000 से ज़्यादा जर्नल उपलब्ध हैं। और आप 1 मिनट अविनाश जी को देंगे, वह आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे, आपके मोबाइल पर यह सब खुलने लगेगा। अपने घर खोलिए, कैंपस में खोलिए, रात में खोलिए, दिन में खोलिए, जब आपका मन करे तब आप खोलिए। और आपके घर में कोई पीएचडी कर रहा हो, कोई बाहर पढ़ रहा हो, आप उसकी भी मदद कर दीजिए कि आप मेरे लॉगिन से आप अपना काम कर लीजिए। जो आपको ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे, नहीं मिलेगा, वो आपके मोबाइल पर मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरा कैंपस आपका वाईफाई हो गया है, नहीं चल रहा था, अब चलने लगा है। आप आराम से लाइब्रेरी में बैठ करके, गोल ऑफिस के आसपास बैठ करके, जल्दी ही आपकी मेन बिल्डिंग चालू हो जाएगी तो इंडोर स्टेडियम में बैठ करके आप अपना एक्सेस कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। अनुशासन की बात बताएं। अनुशासन का मतलब ही होता है कि कर्तव्य बोध। जितना आपका कर्तव्य बोध गहरा होता है, आपके अधिकार की ऊंचाई उतनी ही अधिक होती चली जाती है। अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्तव्य करिए, वो अपने आप आपको मिल जाता है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है। कहते हैं विद्यार्थी का मतलब जो विद्या का अर्थी है। और विद्या क्या होती है? जो आपको विनय देती है, विनम्रता देती है, पात्रता देती है, और इसके बाद धन और पद अपने आप आ जाता है, उसे कमाने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो कहते हैं पहले डिजर्व करो, फिर डिज़ायर करो। आप कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बार दिल पर हाथ रख के देखिए और पूछिए क्या आप सही में नौकरी पाने के लायक हैं। आपको अपने से उत्तर मिल जाएगा कि आप नौकरी पाने के लायक नहीं। यू डोंट हैव एनी स्पेशल स्किल एंड यू डोंट डिजर्व टू गेट ए जॉब। कुछ आप में होना चाहिए। खराब कहने के पहले आपके पास खराब कहने का कारण होना चाहिए। तो और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, अपनी वेबसाइट कॉलेज की और विश्वविद्यालय की, दोनों को आपको रेगुलर विजिट करना चाहिए। कोई भी नई सूचना है, कोई नया परिवर्तन है, कोई जानकारी है, वो वेबसाइट पर है। कितनी सारी समितियां हैं, उसके कौन संयोजक हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। आपकी समय कब बीमार होने पर आप हेल्थ क्लब के कोऑर्डिनेटर को संपर्क करेंगे, समस्या होने पर कब आप चीफ डॉक्टर को संपर्क करेंगे, कब आप बालिका हेल्थ क्लब की कोऑर्डिनेटर को संपर्क करेंगे, कब आप एनएसएस के टीचर से मिलेंगे, कब आप एनसीसी को मिलेंगे, कब आपको करिकुलर के टीचर से मिलेंगे। सारे फ़ोन नंबर आपकी वेबसाइट पर मेंशन है। आप वहां से तुरंत देख करके फ़ोन कर सकते हैं कि मैडम हमको ये दिक्कत है या सर हमको ये दिक्कत है। जहाँ तक प्रिंसिपल ऑफिस की बात है, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल ऑफिस जैसे आपका घर है वैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस है। वहाँ ना तो आपको आने के लिए कोई प्रतिबंध है, ना आपको मेरे से मिलने का कोई टाइम है। जब आपको जिस तरह की समस्या समझ में आए आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। वैसे तो कोई समस्या ही नहीं है कैंपस में, लेकिन अगर आपको लगता है मुझसे मिलना चाहिए तो आपको बिना संकोच, बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना किसी से पूछे आपको मेरे ऑफिस में आने की पूरी छूट है। आपको स्वागत है। इसी के साथ मुझे लगता है कि और बहुत कुछ कहने को शेष नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई प्रश्न है, हम सब लोगों से पूछना हो, कुछ आपको जानना हो, कुछ आप में संशय हो, कोई आपके मन में संदेह हो, तो आप बिल्कुल बिना संकोच प्रसन्न मुद्रा में बिना भय के पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।